हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंजीनियर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंडर में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। इसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं वो भी हमने देखा, जिसमें हमने देखा था कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से डील करेंगे, जो है जिसमें हमें कवर करना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंडर में हम फोटोसिंथेसिस डील करेंगे। तो पहले फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस is a process by which a particular organism synthesizes food by the process of this photosynthesis। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फूड सिंथेसिस होता है। एंड एज पर द नेम फोटो मीन्स लाइट। Then it is understood from the name only that photosynthesis means synthesis of the food in the presence of light। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना जो होगा वो लाइट के प्रेजेंस में ही सिंथेसिस करेगा, एंड सो द नेम इज फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में कुछ प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्चरिंग ऑफ लाइट, कैप्चरिंग और ट्रैपिंग, यू से ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब ये है कि ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी इज नॉट गोइंग टू सिंथेसाइज द फूड। तो फूड को सिंथेसिस करने के लिए हमें इस लाइट एनर्जी को किसी और एनर्जिकल फॉर्म में चेंज करना होगा। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी? केमिकल एनर्जी। मतलब photosynthesis is the process which deals with the synthesizing of the food by converting light energy into chemical energy। अब light energy is changing into chemical energy, and what is the use of this chemical energy? Chemical energy is used to break down molecules of water means H2O। ओके, पहले हमने क्या देखा कि लाइट एनर्जी जो है, जो सनलाइट एनर्जी है, वो ट्रैप हो रही है। ट्रैप होने के बाद क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी में ये एनर्जी चेंज हो रही है। इसके बाद दिस केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया। इसके बाद क्या हुआ? सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज एंड CO2। ठीक है, पहला स्टेप था लाइट एनर्जी इज चेंजिंग इनटू केमिकल एनर्जी, देन दिस केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, एंड देन दिस आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, then the synthesis of glucose and CO2 is released। okay? अब हम देखेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होता है जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस को करने में, क्योंकि केमिकल एनर्जी है। देन केमिकल एनर्जी है तो देयर माइट बी सम बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग और सम बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग, लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक हो रहा है तो वो केमिकल बॉन्ड ही तो है। H2O जो है ये केमिकल बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहा है। अब वो ब्रेक हो रहा होगा तो वो टूटा हुआ बॉन्ड किसी और से बॉन्ड भी बना रहा होगा, तो वो किससे बॉन्ड बना रहा है और ग्लूकोज कैसे बन रहा है, उसका एक रिएक्शन होता है। वो हम देखते हैं। H2O, सॉरी, दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, नॉट CO2। CO2 मीन्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ग्लूकोज, C6H12O6 plus O2। Now The photosynthesis means synthesizing of the food by the organism which is autotroph
is being done in the presence of water and CO2. So this is called as raw material. जैसे हमारे घर में जो खाना बनता है तो उस खाने को बनने के लिए भी तो एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी हो लेकिन उसके लिए एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम पकाते हैं. देन दिस H2O and CO2 एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन. अब कुछ एसेंशियल कंडीशन भी होते हैं, जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसके भी कुछ एसेंशियल कंडीशन होते हैं कि गैस बर्नर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हीटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ओवन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए. तो वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर एसेंशियल कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, बिकॉज एज पर द नेम दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो सनलाइट इज द मोस्ट एसेंशियल. सेकेंडली क्लोरोफिल. We will talk about this later, but the product first we see that what is being made. This is glucose. ये glucose है which is being stored in plants. Stored in plants in the form of starch. ठीक है, यही ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. जैसे पिछले क्लासेस में हमने बताया था आपको कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है. ऐसे ही प्लांट जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. और दिस O2 इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आइदर फ्रॉम बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, then they take CO2 and expel out O2. In the same way that we take O2 and expel out CO2, and in the same way the plant what they do, they take in CO2 and expel out O2, and this O2 is the oxygen which we breathe. In this way the plant give oxygen to us to breathe in, and they take CO2 to make their food. Now I have told you about chlorophyll. Then what is this chlorophyll? हमने कहा था कि लाइट जो हो रही है ट्रैप हो रही है, तो लाइट अपने आप से नहीं ट्रैप हो रही है कि हाँ हम आ गए हैं लो हमें ट्रैप कर लो. देयर मस्ट बी एनीथिंग ना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग दैट लाइट. तो वो लाइट कैसे ट्रैप हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट. दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स. ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये सिर्फ प्लांट में होता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है. और इसी ये फोटोसिंथेसिस जो ये प्रोसेस है द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय देयर ओन, दिस इज ओनली डन बाय द प्लांट्स. दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड. इसीलिए हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं. हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हम ऑटोट्रॉफ्स की तरफ बढ़ते हैं. बट ऑटोट्रॉफ्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ऑफ देयर ओन, सो दे सिंथेसाइज देयर फूड. ओके, अब हम बात करेंगे कि क्लोरोफिल होता कहाँ पर है और हम फिर डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे एक लीफ का. हम एक ग्रीन लीफ कंसिडर करते हैं. एक प्लांट है, इसका हमने एक ग्रीन लीफ ले लिया. ठीक है, और प्रीवियस छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं इसके पार्ट्स. जैसे ये होते हैं लीफ लैमिना हो गया, दिस इज मिड रिब, दिस इज लीफ वेन एंड सो ऑन. बट इफ वी कट दिस लीफ एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम एक लीफ को कट करें और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? लाइक दिस वी विल सी, एंड वी कॉल दिस अपर सरफेस एज अपर एपिडर्मिस. एक्चुअली दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस का कोई क्वेश्चन है देन दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस डायग्राम. सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Look,
This is the transverse section of this leaf. This is upper epidermis and this is lower epidermis. Okay. Now let me tell you that this leaf is differentiated in many parts. We are talking about this part. And what is this part? This is a mesophyll cell. Mesophyll cell. Okay, we are only talking about mesophyll cells because this chlorophyll is present in chloroplast and that chloroplast is present in this mesophyll cell. That is why we are talking about mesophyll cell. हम जब इस लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें ये डायग्रामेटिक व्यू देखने को मिलता है. ये डायग्रामेटिक व्यू किस चीज़ का है? मेसोफिल सेल का है. अब मेसोफिल में क्या होता है? अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस. ये तो लीफ का पार्ट है. बट मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इन टू पार्ट्स. व्हाट इज दैट टू पार्ट्स? मेसोफिल सेल वन इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा and second one is palisade parenchyma. Very important. Mesophyll is differentiated in two types of cells, spongy parenchyma and palisade parenchyma, and the plastid, green colored plastid, which we call as chloroplast. Green plastid, chloroplast. Let me memorize you again. Previous classes का मतलब क्या है? 6th, 7th, 5th एंड ऑल. हमने क्या पढ़ा है? 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट विच आर कलर्ड प्लास्टिड्स. दिस इज क्लोरोप्लास्ट विच इज ग्रीन प्लास्टिड्स. ओके, तो हम ग्रीन प्लास्टिड की यहाँ बात करेंगे. ग्रीन प्लास्टिड की बात ही करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें इसी से मतलब है. वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन प्लास्टिड एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट. अब हम बात करेंगे ये ग्रीन पिगमेंट की. ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है. क्लोरोफिल. ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है एंड दिस इज लाइक दिस. ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे हुआ रहता है. ऐसे ही सेल है, ये यहाँ पे ऐसे एम्बेडेड रहता है. एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट. एंड सो ऑन. ठीक है, क्या देखा हमने? एक ग्रीन लीफ लिया, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन किया और हमने क्या देखा? लीफ का जो पार्ट था उसके पास 2 एपिडर्मिस थे, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, एंड इन बिटवीन मेसोफिल सेल वाज प्रेजेंट एंड दैट मेसोफिल सेल वाज डिफरेंशिएटेड इन 2 पैरेन्काइमास, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा, एंड इन बिटवीन दोज chloroplast was embedded and chloroplast was having a green colored pigment, and this pigment is responsible for trapping this sunlight which is coming. This sunlight is trapped by this chlorophyll and this sunlight is converted in chemical energy, and that chemical energy is used to break down this water molecule and making the bond with carbon dioxide and the synthesizing glucose which is being stored as starch in the plants. और दिस इज द वे दे सिंथेसाइज द फूड. ओके, हमने अभी तक बात किया कि वो फूड को सिंथेसाइज कैसे करते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू करते हैं. और कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं? वो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड. और कौन कौन से एसेंशियल कंडीशंस होते हैं? वो होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल. प्रोडक्ट होता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन. अब अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर तो रूट अर्थ से ले लेगा. ठीक है, कैपिलरी वाटर विच वी कॉल इट. कैपिलरी वाटर तो आ गया प्लांट में बाय जाइलम. व्हाट अबाउट CO2 एंड ऑक्सीजन? हाउ दिस CO2 इज टेकन बाय द लीफ एंड हाउ दैट O2 इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लीफ. ये भी तो है. ये तो जाइलम है. जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑल द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल.
ठीक है, जाइलम ने ले लिया इसे, लेकिन ये CO2 और O2 की अगर हम बात करें तो ये कैसे अंदर और बाहर हो रहा है, तो इसकी भी हम बात करते हैं। हमने देखा था कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है एंड वी वर डीलिंग विद दैट क्लोरोप्लास्ट। नाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ दिस गैसेस स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल। This stomata is of kidney shaped. This we call as stomatal aperture. This we called as stomatal aperture. And few cells are present over here. Few cells are present over here, and this is nothing else but the chloroplast which we were talking about. These are chloroplast. Okay? इसी में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट जो लाइट को ट्रैप करता है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन. वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. Exchange of gases is done by this. Okay, this is a open stomata. Open stomata क्यों है? Because this is open. This is stomatal aperture is opened, and this we called as guard cell. What happened with this stomata? This stomata is present all over the surface of the leaf. Okay, होता क्या है कि ये guard cell में when the concentration of all the gases means CO2, O2, whatever it is present, then this guard cell become very hard, and after becoming hard it just tighten over it. Okay, and after being tightening this stomatal aperture opens. ये हो गया. And if you talk about the closed stomata like this is closed stomata. What happened with this stomata? During transpiration, early in the morning what we see on the grass tip or on the tip of the leaf, we see a drop of water. वेदर ऐसा नहीं होता है कि हाँ बारिश हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि पानी ऊपर से आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो पानी ट्रांसपायर होता है, वो पानी प्लांट देता है. दैट इज़ द एक्सेस वाटर विच द प्लांट डोंट नीड. वो एक्सेस वाटर होता है जो प्लांट एक्सपायर कर देता है, तो वो वही वाटर ड्रॉपलेट होता है. वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, एंड उसी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो गैसेस होते हैं वो भी एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं. जैसे वाटर ड्रॉपलेट एक्सपेल हो रहे होते हैं, उसी टाइम जो होता है O2 भी एक्सपेल हो रहा होता है. बस डिफरेंस ये है कि दिन के टाइम में टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. और जैसे जैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है, इवापोरेशन इंक्रीज होता है, और इवापोरेशन जब इंक्रीज हो जाता है देन वी आर नॉट एबल टू सी द ड्रॉप ऑफ वाटर, बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस goes on. It is continued without discontinuation. Okay, तो क्या होता है, गार्ड सेल जो होता है ये बहुत हार्ड हो जाता है. क्यों हार्ड हो जाता है? क्योंकि ये पूरे वाटर और पूरे मिनरल्स इसमें आ चुके रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है. और हार्ड होने की वजह से जब ये टाइटन होता है ना, तो बीच का जो पोर होता है ये अपने आप खुल जाता है. और ये पोर जब खुलता है तो इसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जाता है और इसी के थ्रू ऑक्सीजन बाहर भी आता है. एंड व्हाट अबाउट दिस, व्हाट हैपन्स, ट्रांसपिरेशन जब हो जाता है देन एक्सेस वाटर, कभी क्या होता है ना कि जितना प्लांट को नीड नहीं होता है उससे ज़्यादा वो पानी दे चुका रहता है एनवायरनमेंट को. क्यों दे रहा होता है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो चुका रहता है. तो टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या होता है, मतलब जितनी होनी चाहिए, जो होना चाहिए व्हाट वी से जो पैरामीटर होता है पानी का बाहर जाने का, उससे ज़्यादा वो दे चुका रहता है. इस वजह से क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा का गार्ड सेल होता है ये फ्लेसिड हो जाता है. फ्लेसिड मीन्स लूज हो जाता है. फ्लेसिड गार्ड सेल बहुत ही लूज हो जाता है, ये एक तरह से लोग मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये अपने आप ही बंद हो जाता है. दो इससे फ़ायदे होते हैं. क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब ये प्लांट खाना नहीं बना रहा होता है,
खाना बनाएगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी, जब नहीं बनाएगा तो नहीं ज़रूरत होगी। तो जब ये खाना नहीं बना रहा होता है पहली तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है, जो एक्सेस वाटर ट्रांसपायर हो रहा था, एक्सेस वाटर जो प्लांट से बाहर जा रहा था वो नहीं जाता है। तो स्टोमेटा के दो प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फर्स्ट, it is responsible for the exchange of gases, and secondly it carries out the process of transpiration. अब हम देखेंगे, हमने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमेशा ग्रीन प्लांट ही क्यों करते हैं ये भी हमने देखा, क्योंकि वो क्लोरोफिल उनके पास होता है। क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एंड द प्रोसेस गोज ऑन। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि पहली क्लासेस में हमने बताया था आपको कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना खाना ऑटोट्रॉफ से डिराइव करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी खाना बनाया जाता है, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी सिंथेसाइज होता है वो हेटेरोट्रॉफ्स ले लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की जब हमने बात की थी तो हमने 3 तरह के ऑर्गेनिज्म बताए थे, हर्बीवोरस, ऑम्निवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे, कार्निवोरस वो होते हैं जो फ्लैश या मीट पे डिपेंड करते हैं, एंड ओमनीवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन बोथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब तक हम डील कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जहाँ पे हम प्लांट से डील कर रहे थे, उनके न्यूट्रिशन देख रहे थे। अब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करने से पहले हम उनके टाइप्स देख लेते हैं। उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? That type of nutrition in which organism takes its food, which is called as ingestion, and then synthesizes its food, break down that hard substance into simplest and absorbable form. Simpler and absorbable form क्यों कहा हमने? Simpler, absorbable form. हम जैसे ग्लूकोज ले रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि ग्लूकोज का एक पाउडर है वो हमने ले लिया। ग्लूकोज ले रहे होंगे लेकिन वो किसी और फॉर्म में ले रहे होंगे, है ना। हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा सब्सटेंस में कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमें ये तो नहीं पता। हम बस क्या करते हैं कि ग्रीन प्लांट है तो ग्रीन प्लांट को पका के खा लिया हमने, ब्रेड है तो ब्रेड को हमने खा लिया। हमें ये तो नहीं पता कि ब्रेड में स्टार्च होता है, ग्रीन प्लांट में प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं एंड ऑल, हमें ये नहीं पता। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है और ये विटामिन लेती है। ये सारे मिनरल्स जो होते हैं सिंपलर फॉर्म में ही वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसलिए क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म बाहर से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इनटेक करता है, उस लिए हुए मॉलिक्यूल्स को हमारा बॉडी मीन्स ऑल द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेकिंग आउट दैट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑल दैट बॉडीज व्हाट दे डू, दे जस्ट ब्रेक the hard substance or the complex food material into simpler and absorbable form and then they assimilate them. ठीक है, ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेक ऑफ फूड विच इज कॉल्ड एज इंजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। सेकेंड वन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म विच इज कॉल्ड एज डाइजेशन। एंड थर्ड वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट of the simpler constituent. क्या कहते हैं इसको? एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में? इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है एंड देन एसिमिलेशन। हमारा बॉडी जो है होता है वो फूड को बाहर से अंदर लेता है, देन इट डाइजेस्ट, उसे ब्रेक डाउन करता है सिंपलेस्ट फॉर्म में विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, एंड देन वॉट एवर सिंपलेस्ट फॉर्म इज क्रिएटेड, और
just synthesized in our body, that is mineral, vitamin, protein and all, that is assimilated in our body, means कि वो हमारी बॉडी में यूज़ होता है। अब ये तो नहीं पता हर जगह तो कैल्शियम की ज़रूरत है नहीं, कैल्शियम की ज़रूरत हर जगह तो होती नहीं है। कैल्शियम की ज़रूरत कहाँ होती है? बोन्स को होती है। कैल्शियम की ज़रूरत बोन्स को होती है, बट दैट कैल्शियम इज एन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और हमने पहले देखा था कि इसको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा, लेकिन ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, इसे क्या पता कि ब्लड कि इसे इस कैल्शियम को बोन के पास जाना है, ये ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। अगर बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत है तो वो कैल्शियम ले लेगा, एंड इन दिस वे द एसिमिलेशन गोज ऑन। हमारी बॉडी पार्ट्स को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। ऐसी एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि ब्लड में हमने ग्लाइकोजन की बात की थी कि जो ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज होता है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? सेल में, ठीक है। अभी क्या होगा कि हमारी बॉडी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है पैनक्रियास, वो इंसुलिन क्रिएट करता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेक ऑफ दिस ग्लाइकोजन, ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्लाइकोजन इन ग्लूकोज एंड देन दिस द यूज ऑफ दिस ग्लूकोज बाय ब्लड, ठीक है। अगर किसी भी वजह से पैनक्रियास इस सिक्रीशन को बंद कर दे, इंसुलिन बनना बंद हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज रहेगा नहीं और हमारा सेल जो होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता ही जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सेल का क्या होगा? सेल तो ब्रेक ही नहीं कर रहा है, जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो सेल ब्रेक ही नहीं करेगा, और सेल को चाहिए क्या? ग्लूकोज। बट ये ग्लूकोज कैसे टूटेगा? इंसुलिन से टूटेगा। जब इंसुलिन ही नहीं है तो ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो सेल को ग्लूकोज मिलेगा नहीं, तो सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही, तो एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है बॉडी की। और ब्लड में क्या हो रहा है? ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, एंड दैट वी कॉल एज डायबिटिक पर्सन। एंड वन क्वेश्चन इज गिवन ओवर इन द एनसीईआरटी बुक रिगार्डिंग दिस। तो इसलिए मैं बता दूं कि एसिमिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन। एसिमिलेशन द प्रॉपर यूसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ओके। ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वी सी, दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव सीन अ डेड बॉडी, and if we haven't seen that dead body, we have heard about a dead body being decayed after a year or after many years we can say। होता क्या है कि एक डेड बॉडी अगर हम ले लें, कोई भी डेड बॉडी हो, किसी भी चीज़ की डेड बॉडी हो, एंड आफ्टर फ्यू मंथ फ्यू ईयर्स इट इज जस्ट गेट degenerated और डिकेड। कौन करता है ये बैक्टीरियाज करते हैं। कौन करते हैं ये? बैक्टीरिया एंड ऑल माइक्रो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सारे डेड एंड डिकेइंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉट ओनली डेड बॉडी ऑफ अ एनिमल, इट मे बी अ प्लांट ऑल्सो। प्लांट इज ऑल्सो, इफ वी कट अ branch of a tree and leave, then what we see after few years or few months, it is means it gets vanished from there। तो क्या होता है वहाँ पे क्या होता है कि वो गायब हो जाता है। गायब अपने आप से नहीं होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो उनको डीके करते हैं, वो उनका फूड होता है, वो उसको लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये डीजेनरेट हो जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। तो ये होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड all the fungi, all the bacteria, all the microorganisms are included in this saprophytic nutrition। क्यों? क्योंकि they all derive their nutrition from this degenerated or decayed dead body of plant or animals। थर्ड होता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है?
such type of nutrition in which the organism depends on the living organism of other body. Means क्या होता है? We take example of a ticks. हमने डॉग की बॉडी पे, एक डॉग की बॉडी में हमने छोटे छोटे टिक्स देखे होंगे. वो क्या करता है? वो अपना न्यूट्रिशन डॉग की बॉडी से डिराइव करता है. सेप्रोफाइटिक में भी ऐसा ही हो रहा था, बट सेप्रोफाइट में क्या हो रहा था कि वो अपना न्यूट्रिशन डेड बॉडी से डिराइव कर रहे थे. ये अपना न्यूट्रिशन एक लिविंग बॉडी से डिराइव कर रहा है. डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग बॉडी, फ्रॉम अ लिविंग बॉडी. हमारे बॉडी में, इनसाइड द बॉडी, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. कुछ होते हैं जो एंडोपैरासाइट होते हैं, मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम क्या होता है? वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, लाइक दिस. दिस इज टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम क्या करता है? वो हमारी बॉडी में हम जो खाना लेते हैं, वॉट एवर फूड वी टेक इन, व्हेन इट गोज थ्रू इंटेस्टाइन ना, जब वो हमारे इंटेस्टाइन से होता है तो हमारे इंटेस्टाइन में हुक, इसके पास एक हुक होता है, उस हुक से वो अटैच रहता है हमारे इंटेस्टाइन में. और जब भी कोई खाना या कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे इंटेस्टाइन से पास होता है तो ये वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है. तो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? एंडोपैरासाइट. वाई? बिकॉज इट इज डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंड वन इज एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट क्या होता है? वन इज एंडो हो गया, सेकेंड वन इज एक्टो. एक्टो इज लिविंग ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एज वी आर टॉकिंग अबाउट टिक्स. टिक्स क्या होता है? डॉग की बॉडी पर होता है, वो वहाँ से उसके ब्लड को सिक्रीट करता है, सॉरी सिक्रीट नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है, उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है, एंड दैट इज वाई इट इज एक्टोपैरासाइट्स. तो तीन तरह के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने देखे. एक देखा हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन विच आर फाउंड इन अवर्स, मीन्स ह्यूमन बींग्स एंड अदर हायर ऑर्गेनिजम्स. Second one is saprophytic nutrition which is found in all the microorganisms, and third one is parasitic nutrition which is present in all the smallest organism, insect or whatever. They are deriving the nutrition from the living body. ठीक है. अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कैसे होता है, क्योंकि ये सारे तो हो गए, लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म क्या होता है, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड वी विल सी इन द लेटर क्लासेस. एंड थैंक यू.